नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखो बच्चों, 10th बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए और मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि साइंस के एग्जाम के लिए हम ऐसा क्या इंपॉर्टेंट पढ़ जाएं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे हमारे लगातार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पुट होते रहते हैं और उनको पढ़ करके उनको विशेष फोकस के में क्या है नीड है। वैसे तो पूरा पढ़ के जाए इसका तो कोई विकल्प ही नहीं होता, फिर भी हमें ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें उनको क्या करना, ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब आज हम केवल इस क्लास में केमिस्ट्री वाले पोर्शन की ही बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो आप जानते हो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आपका वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण वाला, यानी कि आपकी केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन वाला जो चैप्टर है ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। क्या पढ़े? देखो, एक तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटे होते हैं यहां से वो होते हैं एक तो आपके बैलेंस रिएक्शन से। बैलेंस यानी कि आपकी संतुलित समीकरण है कि संतुलित समीकरण कैसे करें, यानी कि आपके समीकरणों को हम बैलेंस कैसे करें, ये आपको पता होना चाहिए कि समीकरण में बैलेंस कैसे की जाती है। आपसे वर्ड इक्वेशन भी पूछी जा सकती है, यानी आपके से शब्द समीकरण भी पूछी जा सकती हैं और आपसे हो सकता है कि डायरेक्ट आपको कोई भी एक इक्वेशन पर प्रोवाइड करवा दे और आपसे उसको क्या करवाए, बैलेंस करवाए। जो लेटेस्ट में अभी जो क्वेश्चन है वो चल रहा है उसमें देखो कैसे किस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें आपको एक एग्जांपल लेता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हैं। 3Fe+4H2O आयरन क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है वाटर से और फॉर्मे प्रोड्यूस हो रहा है Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पुट हो रहे हैं आजकल। दो बैलेंस रिएक्शन से आपके टू टाइप के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बैलेंस से करवा लेगा आपको, चाहे तो वर्ड क्वेश्चन देगा यानी आपसे शब्द समीकरण दे देगा, या फिर आपको क्या देगा कोई भी सिंबल यानी कि आपकी फॉर्मूला बेस मतलब फॉर्मूले में लिख के वर्ड्स को उसमें दे सकता है, जिसे हम सिंबल रिएक्शन है सूत्र समीकरण कहते हैं। और तीसरा जो पैटर्न चल रहा है वो ये भी हो सकता है, आपसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि ये आपको रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि चाहे तो आपको बैलेंस देगा चाहे कैसे देगा, आपको अनबैलेंस देगा। हमारे एग्जाम में आई थी अनबैलेंस रिएक्शन। कैसे ऐसे दो कि आपको बैलेंस देके बोले कि इस बैलेंस में आपको आयरन का क्या बताना, गुणांक का मतलब होता है कॉफिशिएंट बताना है आपको। आयरन का क्या बताना है आपको, कॉफिशिएंट बताना है। तो कॉफिशिएंट मतलब आपको गुणांक बताना है और किसका बताना है आपको, Fe यानी किसका बताना है, आयरन का बताना है। ऐसे क्वेश्चनों में से याद रखना जिसकी वो बात करता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। सिंगल का मीन आयरन ये है, ये क्या आपका आयरन ऑक्साइड है, तो ये आयरन ऑक्साइड है। यहाँ आयरन का गुणांक यानी कोफिशिएंट हम यहां नहीं देखने वाले, इसका गुणांक यानी कोफिशिएंट हम कहां देखेंगे, यहां देखेंगे। ओनली सिंगल आयरन का है आपका इसी प्लेस पर है, तो ये याद रखना। अब देखो तो यहाँ कितना है बच्चों, यहाँ है आपका ओनली 1, क्योंकि कोफिशिएंट का होता है गुणांक का होता है आपके आगे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैथ में 2x, तो x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है वो कितना होता है आपका 2 होता है। सेम टू सेम वही उसी टाइप से आपको इस क्वेश्चंस क्या करने, सॉल्व करने। तो इस टाइप के आपके लेटेस्ट क्वेश्चन आने लगे हैं। और कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक तो ये बैलेंस रिएक्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं। एक आपको डेफिनेशंस जो हैं, डेफिनेशन यानी कि आपकी परिभाषाएं और आपको उनके जो एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में अच्छे से स्टडी होनी चाहिए। इनको अच्छे से लर्न करके जाइएगा, इनको अच्छे से याद करके जाइएगा कि डेफिनेशंस क्या है आपकी, किसकी डेफिनेशंस की बात कर रहा हूं मैं, आपकी सभी रासायनिक अभिक्रियाओं की, या जिन्हें आप क्या बोलते हो, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो मैं केमिकल रिएक्शन जो है आपकी, इन केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशंस की बात करने वाला हूं। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होती है आपकी, है ना। जैसे आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपकी संयोजन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी आपकी वियोजन अभिक्रिया है। जितनी भी आपने स्टडी की है वो पढ़ के जाइएगा। उसका रीजन क्या है कि, और मैंने एग्जांपल की विशेष फोकस की बात की है, इसका रीजन क्या है, देखो आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वहां आपको कोई भी रिएक्शन आपके लिए सामने पुट हो जाएगी और बोलेगा कि रिएक्शन का टाइप भी आपसे पूछ सकता है। जैसे सपोज डेट आपसे बोलेगा बर्निंग ऑफ कोल, सपोज डेट आपसे मैं क्वेश्चन बोल दूं यहाँ पे कि बर्निंग ऑफ कोल विच टाइप रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल मतलब क्या होगा, कोयले का जो दहन है, यह कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस टाइप की क्या है रिएक्शन है। तो देखो इस टाइप का अभी आप जानते हो नॉर्मली हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है,
वैसे ये एक्सोथर्मिक का भी वो हो जाता है आपका एग्जाम्पल, लेकिन आपको जो हमारे अकॉर्डिंग टू बुक चले तो बुक में क्या दिया हुआ है आपका एक्सोथर्मिक सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ऐसे यदि एग्जाम्पल आपसे सीधे पूछ लिए गए ना तो फिर वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आपको ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनको भी फोकस करके जाना है कि किस किस टाइप के हमसे सीधे एग्जांपल जो है जहां पे बिल्कुल लैंग्वेज दे रखी है, जैसे कि आपको दे रखा है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस का दहन, एक आपको दे रखा है कि जो आपके वेजिटेबल्स होती हैं उनका क्या होता है डिकम्पोजिशन होता है, यानी साग सब्जियों का जो विघटन होता है, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, अर्थात क्या हो गया साग सब्जियों का जो विघटन है उससे किसका फॉर्मेशन होता है, उससे फॉर्मेशन होता है आपके कंपोस्ट का। वो कौन किस टाइप की रिएक्शन है आपकी, तो वो क्वेश्चन आया होता है, आप जानते हो सभी कौन सी होती है एक्सोथर्मिक होती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं और क्या क्या आ सकता है, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन है आपके, एक हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट्स मीन उपचयन, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपचयन के नाम से भी जानते हैं। मैं दोनों मीडियम वाले बच्चों को साथ में लेके चलने वाला हूं, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों को ही एक साथ लेके चलो, दोनों को ही प्रॉब्लम ना आए, दोनों ही समझ पाएंगे। देखो जैसे कि एक तो आपसे डेफिनेशन होती है, सीधी सीधी डेफिनेशन आ जाती है, वो आपसे पूछ लेगा। और आपसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो सकता है, तो आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में एक रिएक्शन यहाँ पे नोट की हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ और किस टाइप के न्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे देखो आपको जो रिएक्शन है, हो सकता है आपको इस रिएक्शन में बोले कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेम बताना है और आपको उस रिएक्टेंट का नेम बताना है जिसका क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने क्या बोला था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप से कि ऑक्सीकरण यानी जिसको आप क्या बोलते हो उपचयन भी बोलते हो, तो जो ऑक्सीकरण होने वाला क्या है आपका, ऑक्सीकरण होने वाला क्या आपका रिएक्टेंट यानी कि आपका अभिकारक जो है, उस अभिकारक का आपसे क्या पूछ सकता है नेम, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट्स मीन आपका क्या हो गया आपका उपचायक, उपचायक भी बोलते हो बच्चों, ऑक्सीकारक भी बोलते हो। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पुट हो सकते हैं, ये आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि ऑक्सीकरण होने वाला रिएक्टेंट यानी आपको जो अभिकारक है वो कौन सा है, और आपको जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो उपचायक है वो कौन है, कौन कर रहा है। तो देखो सिंपल सा होता है, यदि आपको इनके आंसर नहीं आते तो बता भी देता हूं कि तो आप यार सिंपल जानते हो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं आपके जो उपचायक होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके अदर मैटर का क्या करते हैं आपका उपचयन करते हैं, आपका क्या करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहां इस वाली रिएक्शन में आपका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है H2 का हो रहा है, और H2 का ऑक्सीडेशन होने का रीजन क्या रहा होगा, उपचयन होने का रीजन क्या रहा होगा कि ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपके, ये आपका चेंज हो गया किसमें H2O में, यानी हाइड्रोजन जो गैस है वो आपके वाटर में क्या हो गई है चेंज हो गई है। अब चेंज होने का रीजन क्या है, चेंज होने का रीजन ये है कि आपका जो कॉपर ऑक्साइड है जिसको नॉर्मली जानते हैं कॉपर सेकंड जो ऑक्साइड है आपका, इस कॉपर सेकंड ऑक्साइड ने आपके हाइड्रोजन गैस को क्या करवाई है ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई है। दैट्स मीन यदि ये आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवाता तो आपका जो हाइड्रोजन है उसका क्या नहीं होता ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसका मीन ये हो गया कि कॉपर सेकंड जो ऑक्साइड है आपका, ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी क्या हो गया आपका उपचायक हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पुट हो जाते हैं। एक और आती है आपसे यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन भी पूछ सकता है आपसे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, और आपको देख के भी बोल सकता है, मैंने पहले बता रहा हूं आपको सपोज ये भी हो सकता है कोई भी आपको एक रिएक्शन प्रोवाइड करवा देगा और बोलेगा कि बताओ किसका उपचयन यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी किसका उपचयन और किसका क्या हो रहा है आपका रिड्यूसन सॉरी कौन सा आपका रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है यानी किसका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। और एक आपके जो लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है संचारण, मतलब जिसको हम कोरिजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, और एक आपको बनता है रेंसिडिटी यानी कि आपकी विकृत गंधिता। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे यहां से आ जाते हैं। और देखो आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पुट हो लिया है, जो कोरिजन है ना आपका करोजन जिसको तुम बोलते हो, इससे तो क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे आपने इसके एग्जांपल स्टडी होंगे, एग्जांपल को अच्छे से लर्न करके जाना कि आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की, लोहे के ऊपर भूरे रंग की, आपकी जो सिल्वर होती है उसके ऊपर कैसे ब्लैक कलर की, और आपका जो कॉपर तांबा जो होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की क्या जाती है आपकी कोटिंग हो जाती है, लेयर आ जाती है। तो वो क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में आ सकता है किस टाइप का किस प्रोसेस का क्या है एग्जांपल है। और एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके यहां से बनते हैं चैप्टर नंबर 1 से, वो क्वेश्चंस है आपके डायग्राम। आपको डायग्राम आने चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डायग्राम आप जानते हो, डायग्राम हमें आने चाहिए लगभग जो भी। देखो आपके टीचर ने जो भी बनवा रखा है अच्छी बात है सारे, फिर भी मैं ये बोलूंगा कि जितने भी डायग्राम बनवा रखे हैं वो भी, जो नहीं बनवाए ना वो सारे डायग्राम एक बार देख के जाना। और पता कैसे लगेगा, तो डायग्राम के नीचे जो नेम लिखा होता है ना, जो
पता होता है कि इसका डायग्राम है, उसी नेम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट होते हैं। जो डायग्राम के नीचे जो भी लिखा होता है, नेम जो लिखा होता है, उसके बाद जो आपके कोई भी नॉलेज दी होती है आपको, वो पढ़ के जाइएगा। उन्हीं नेम से आपके डायरेक्ट क्या आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और क्या करना है आपको, देखो डायग्राम जिन्हें अपन नॉर्मल चित्र कह रहे हो, डायग्राम के में दो पूरी केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ, नॉर्मली चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में डायग्राम की तो मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, सभी को पढ़ के जाइएगा। एक चीज और आप पढ़ के जाओगे, जो इक्विपमेंट होते हैं ना, इक्विपमेंट जैसे मान लो बीकर आप यूज कर रहे हो, है ना, आप टेस्ट ट्यूब यानी कि प्रखनल लिया बीकर यूज करते हैं, चाइना डिश है, आपने पढ़ा होगा, उसमें मैग्नीशियम वाला एक ऐसा इस टाइप का सब बनाया हुआ चाइना डिश ना। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं कि आपको केमिस्ट्री में जो पूरे डायग्राम को तो पढ़ नहीं है, लेकिन उसमें जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब यूज हो रही है, आपके चाइना डिश यूज हो रही है, आपका बीकर यूज हो रहा है, आया वो क्वेश्चन है, एक बार तो क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में आया था, राजस्थान बोर्ड में आया था कि बीकर का डायग्राम क्या करना था, आपको ड्रॉ करना था। और लास्ट मेरे को जहां तक याद है 25 में जो आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आया था स्पैचुला का डायग्राम। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है स्पैचुला का डायग्राम। बीकर का डायग्राम का मतलब कंप्लीटली ऐसे बीकर नहीं है, लेकिन आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में स्टडी किया होता है, वो बीकर बनाया हुआ है आपने, तो वहां भी तो ऐसे डायग्राम भी आपके एग्जाम में आ जाता है। तो फुल डायग्राम तो आपको स्टडी करने ही है, साथ ही साथ क्या करके जाना है आपको जो उसमें इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो भी आपको स्टडी करके जाने। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 की कहानी थी, ये आप पढ़ के जाइएगा, तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अब एक बार हम बात करते हैं सेकंड वाले चैप्टर की, एसिड बेस और सॉल्ट की। अब हम बात करते हैं देखो सेकंड चैप्टर की, जिसका नेम है आपका एसिड बेस सॉल्ट, यानी कि आपका अम्ल क्षारक और लवण। देखो इसमें आप क्या स्टडी करके जाओ, इंपॉर्टेंट वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो देखो इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। एक तो आपका जो इंपॉर्टेंट बनता है ना यहाँ, वो बनते हैं आपके डेफिनेशंस, यानी कि आपको एसिड बेस की जो डेफिनेशंस हैं, यानी कि जिनको अपन परिभाषाएं भी कहते हो आप लोग, ये डेफिनेशन जो है ना वो आपको याद करके जानी है, पता होना चाहिए क्या क्या परिभाषाएं होती हैं विद एग्जाम्पल के साथ। मैं बोल रहा हूं विद एग्जाम्पल के साथ, और ज्यादा नहीं स्टडी करना। और देखो एग्जाम्पल आपको 1-2 आने चाहिए। और हम क्या पढ़ सकते हैं, एक आपने यहाँ पे कुछ मैटर पढ़े होंगे, है ना, सब्सटेंस पढ़े होंगे आपने यहाँ पे, सब्सटेंस यानी आपने क्या पढ़े होंगे, पदार्थ पढ़े होंगे, जहां से क्या आते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट है, आपके एसिड प्रेजेंट होता है। तो आपने ऐसे पढ़े होंगे, जैसे आपने एंट स्टंग पढ़ा होगा, नेटल प्लांट पढ़ा होगा, है ना, आपने कर्ड एंड दही के बारे में पढ़ा होगा, आपने एसिटिक एसिड पढ़ा होगा, किसमें विनेगर में सिरका में हमने एसिटिक एसिड पढ़ा होगा, लेमन जूस पढ़े होंगे। ये भी जो भी आपने मैटर स्टडी किए उनमें कौन कौन सा एसिड आपका प्रेजेंट होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद करके जाना है, आना चाहिए आपको, है ना। ज्यादा मत करना, मान लो आपको बहुत सारे लिखवा देंगे तो अब इतने मान लो आपको याद नहीं हो पा रहे, तो इतना करना बस, बुक लेना और बुक में जो भी आपके 1-2 पेज जब आप ओपन करोगे तो आपको वहां दिख जाएगा, लगभग 7 से 8 ही क्या है आपके बुक में दिए हुए हैं। जैसे कि एक तो आपका टमाटो हो गया, एक आपका विनेगर हो गया, है ना, ये आपके एक टर्मरिंड हो गई, जैसे आपको मतलब इमली हो गई, आपके नींबू हो गया, आपका ऑरेंज एंड संतरा हो गया, आपका कर्ड एंड दही हो गया, ठीक है ना, और आपके नेटल प्लांट हो गया, आपका आंट का स्टंग हो गया। ये जो कुछ आपके इंपॉर्टेंट बुक में दिए हुए हैं, है ना, आंवला हो गया। ऐसे ही बस एक आंवला को लर्न रखना, बस आंवला आपकी बुक में नहीं है लेकिन लर्न करके जाना। एस्कॉर्बिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे से आते हैं। और इसके बाद आपका जो अगले क्वेश्चन बनते हैं वो है आपकी केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हो आप, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसकी, एसिड एंड बेस की। रासायनिक अभिक्रिया किसकी, एसिड एंड बेस की, ठीक है। तो कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज, आज 2 टाइप से क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं। तो आपको सीधा सीधा बोल देगा कि भाई ये बताओ, एक तो आपके यहां से देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे बनते हैं एक्स वाले क्वेश्चन, मतलब आपने जो भी स्टडी किया, जैसे कि बोल देगा आपको सपोज डेट कोई भी एक्स क्या है, एक सब्सटेंस है, कोई भी एक सॉल्यूशन है, जिसमें आपने क्या करवाई है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या करवाई है, आपने उसे पास करवाई है। तो इस टाइप आपने वहां पे स्टडी किया होगा, तो इस टाइप से आपके एक्स वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि एक्स का नेम बता दो, है ना, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है वो बता दो। एक जो आपने केमिकल रिएक्शन स्टडी की है, जैसे मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ एग्जांपल, आपने रिएक्शन स्टडी की होगी NaOH प्लस Zn, आपने स्टडी किया है Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। ये क्या है आपकी, ये रिएक्शन है आपका, ये बेस है, ये क्या है आपका मेटल है, यानी आपकी क्या है क्षार है, और क्या है आपकी धातु है। ये क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट बन रहा है, और क्या बन रही है आपकी, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि आपको एक रिएक्शन दे देगा और ये आपसे कंप्लीट प्रोडक्ट ना पूछ के कोई भी पूछ लेगा। सपोज दैट आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड ना करवाए,
यहाँ क्या प्रोवाइड करवा दे आपसे, बी दे दे और बोले कि इसे उसमें निकलने वाली जो गैस है, प्रोड्यूस होने वाली जो गैस है, उसका नेम बताओ। एक बात याद रखना, नेम पूछे तो नेम लिख के आना, फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला लिख के आना, दोनों पूछे तो दोनों लिख के आना। सर मुझे यहाँ तक याद है तो 25 में क्वेश्चन आया था कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, वहां पे आंसर था हाइड्रोजन। शायद यही रिएक्शन होगी, कंफर्म नहीं है, फिर भी याद रखना ये रिएक्शन थी आपकी, शायद हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये था गैस वहां प्रोड्यूस हो रही थी हाइड्रोजन, और वहां पूछता नेम एंड आपका फॉर्मूला पूछा था। बच्चे शॉर्ट के चक्कर में H2 गैस लिख गए थे, लेकिन क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो वहां पे याद रखना ये सीबीएस सब में ही चलने वाला है, लेकिन तो ये गलती मत करना है ना, जो पूछे वही लिखो। नेम पूछता तो नेम लिखा करो, फॉर्मूला पूछता तो फॉर्मूला लिखा करो। H2 गैस का नेम हाइड्रोजन गैस होता है। एक आपको मैं थोड़ा सा भूल गया था चैप्टर नंबर फर्स्ट में, एक बात और याद रखिएगा, जो फॉर्मूले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, फॉर्मूले किसके, आपके कंपाउंड के, जैसे कि आपका मार्बल हो गया, मार्बल का मीन क्या हो गया आपका संगमरमर, जैसे कि आपका CaCO3 होता है। एक आपका हो गया क्विकलाइम यानी कि आपका बिना बुझा चूना CaO, एक हो गया आपका सेलेक्ट लाइन बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस। तो ऐसे जो आपके फॉर्मूले हैं जो उसमें यूज आ रहे हैं, वो जरूर आप अच्छे ढंग से याद करके जाइएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में शायद लास्ट ईयर या 1-2 साल पहले आपसे पूछा हुआ है, क्विकलाइम यानी कि बिना बुझा जो चूना होता है उसका आपसे केमिकल फॉर्मेशन फॉर्मूला पूछ लिया गया, तो एक क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं आगे, तो इस टाइप के तो रिएक्शंस जो है ना वो अच्छे से पढ़ के जाना कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है, और कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी गैस बन रही है, कौन सा आपका प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। इनके नेम पूछ सकता है आपसे, आपसे इनको फिल करवा सकता है, रिएक्शन कंप्लीट करवा सकता है। अगले जो क्वेश्चन हैं आपके जो बनते हैं वो बनते हैं बच्चों आपके, एक लोग आपने नहीं पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि आपने एंड वीक एसिड, मतलब आपने पढ़े होंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो ये प्रबल अम्ल जो दुर्बल अम्ल की कहानी है, ये यदि आपने पढ़ी है तो ये भी आपको वहां पे स्टडी करके जानी है। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। एक आपको जो स्टडी करके जाना है वो है आपको पीएच वैल्यू, और मैं पीएच वैल्यू आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा याद करने की। एक तो आप गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस यानी कि आपका कौन सा हो गया, जठर रस। एक हो गया आपका लेमन यानी कि आपका नींबू का रस, ठीक है। एक आका हो गया आपका ब्लड, एक हो गया आपका प्योर वाटर, और एक कौन सा आपका MgOH का होल ट्वाइस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और एक हो गया आपका NaOH। बस इनके ही पढ़ जाइएगा क्योंकि आपकी बुक में एग्जैक्ट वैल्यू इन्हीं की दी हुई है, तो बस ये पढ़ जाना जिसको ज्यादा याद नहीं होती पीएच वैल्यू। एक गैस्ट्रिक जूस है जठर रस की पढ़ जाना, लेमन जूस की पढ़ जाना, ब्लड पढ़ जाना, और प्योर वाटर की पढ़ जाना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और NaOH पढ़ जाना। बस यहां से आपकी पीएच वैल्यू आ जाएगी एग्जाम में। और पीएच वैल्यू को जो आपने इंपोर्टेंस पढ़े, देखिए आपने टूथ डिके यानी दंत क्षय पढ़ा होगा, एसिड ग्रेन पढ़ी होगी, है ना, आपने एनिमल और प्लांट से इनमें से यानी आपने जंतुओं और जो पादप है उनसे पढ़े होंगे। तो ये सब चीजें भी आपको पढ़ के जानी है। और लास्ट और जो फाइनल इसका जो क्वेश्चन एग्जाम में पुट होता है वो है आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इंपॉर्टेंट कंपाउंड यानी कि महत्वपूर्ण जो आपके यौगिक हैं जो आपके लास्ट में दिए गए ना, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, और आपको कास्टिक सोडा किससे बनता है, बॉसिंग सोडा क्या है, उनके यूज आपको कम से कम 2-2 यूज तो करके ही जाना। लर्न फॉर्मूले क्या है, आपसे मैचिंग वाले क्वेश्चन भी करवा सकता है कि एक टाइम में आपको नेम दे देगा, एक टाइम में आपको वो दे देगा। एक क्रिस्टलाइन वाटर वाला जो क्वेश्चन आता है वो जरूर पढ़ के जाना, क्रिस्टलाइन वाटर किस किस में प्रेजेंट है और किन किन कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है। उस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 की कहानी थी। मैं डायग्राम की बात पहले कर ही चुका हूं, अभी जस्ट पहले कि डायग्राम तो आपको सभी में पढ़ के जाने और इक्विपमेंट देख के जाने। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल। तो वो इजी सा चैप्टर है ना, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, चैप्टर लंबा है, लेकिन क्वेश्चन जहां से आते हैं आपके वो इंपॉर्टेंट है। कहां से तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो आपके क्वेश्चन से जो नॉर्मल आपने प्रॉपर्टीज स्टडी की है, नॉर्मल प्रॉपर्टीज यानी कि आपने सामान्य जो गुण पढ़े हैं मेटल्स के या धातुओं के और अधातुओं के। अब सामान्य कौन कौन से, जैसे कौन सी तो मेटल्स आपकी गुड कंडक्टर होती है, कौन सी नहीं होती, कौन सा आपका बैड कंडक्टर्स होती है हीट की हुई, कौन सी आपकी एल्केली मेटल्स हैं, कौन सी आपकी क्षारीय धातुएं हैं, है ना, कौन सी आपकी आघात वर्धिता यानी मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट होती है, ऐसी कौन सी आपकी मेटल है धातु है जो आपकी कैसी होती है, आपकी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है, यानी कि आपकी ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपने जो स्टार्टिंग फेज जो पढ़ा होगा इस चैप्टर में, जहां आपने इसके नॉर्मल प्रॉपर्टीज यानी आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉर्मली स्टडी की होंगी कि ये आपकी मोर
डक्टाइल यानी तन्य धातु है, जैसे आपने पढ़ा हो गोल्ड सोने के बारे में। तो ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। याद रखना फर्स्ट नंबर पे कौन सी प्रेजेंट होती है, सेकंड पे कौन सी प्रेजेंट होती है। मेनली याद रखना आपको उसमें कंडक्टिंग में फर्स्ट नंबर पर कौन सी आती है, सिल्वर यानी चालकता। यदि आपसे पूछे ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, आपके सिल्वर है। सेकंड नंबर पे कौन है, कॉपर। सेकंड पे कॉपर आती है ऑप्शन में। यदि एजी है तो आंसर आपका एजी ही होगा। यदि आपका कॉपर है, एजी नहीं है ऑप्शन में, तो आपको क्या होगा, कॉपर होगा। दोनों है तो आंसर एजी होगा। आपको याद रखना आंसर हमेशा फर्स्ट वाला माना जाता है। फर्स्ट का मतलब जो सबसे अच्छी होती है वो माना जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इनके जो एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, मतलब कौन सी धातु में आपके नॉर्मल सॉफ्ट होती है, वैसे धातु कैसी होती है आपकी, मेटल्स हार्ड होती है, लेकिन कौन सी सॉफ्ट होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में यहां से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पढ़ के जाना। सेकंड जो है आपका एक यहां से जो बनता है वो बनता है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब हो गया आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, एग्जांपल्स हमें आने चाहिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के, वो हमें आना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं यहां से, देखो ये तो आपके हो ही गया। एक आपके जो कंपाउंड्स हैं, आयनिक जो क्या है आपके कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड यानी कि आप जो क्या है आयनिक यौगिक हैं। आयनिक यौगिकों की प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, ठीक है ना। आपके नॉर्मल इनसे रिलेटेड जितने भी क्या है आपके क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड वो भी आपको यहाँ पे क्या करके जाने, स्टडी करके जाने हैं। और आपका जो लास्ट वाला पोर्शन है जहां पे आपने एक्सक्रेशन पढ़ा है किसका, मेटल्स का। मिनरल्स पढ़े हैं आपने, और पढ़े होंगे, यानी कि आपने क्या पढ़े हैं, खनिज, मिनरल्स, और आपने क्या पढ़े होंगे इनके अयस्क, यानी आपने क्या पढ़े हैं, और तो ये क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इनसे अयस्कों से यानी और से आप जो मेटल्स होती हैं उनका एक्सक्रेशन कैसे करते हो, आपने रोस्टिंग वो पढ़ी होंगी, कैल्सिनेशन, भर्जन और निष्पापन, जो रिएक्शन आपने स्टडी किए वो इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ आ जाती हैं। एक थर्मिक रिएक्शन आपने स्टडी की होगी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो बनता है आपका अलॉय। अलॉय एग्जाम में पूछ ली जाती है, यानी कि आपकी जो मिश्र धातुएं हैं वो हमसे एग्जाम में पूछ लेता है कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और एक आपका यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन है ना, ये भी एक चीज और आपको करके जानी है, वो क्या है, चैप्टर नंबर चाहे कोई भी हो, चाहे 1 से लेकर 13 तक जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सब में आप क्या करके जाओगे, बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो करके ही जाने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यदि एग्जाम में सीधे सीधे वहां से पूछ लेता है, आजकल आने लग गए हैं, तो बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ के मत जाइएगा। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, आप सब कुछ पढ़ के जा रहे हो तो उसका तो कोई विकल्प नहीं है। फिर भी कोई बच्चे को नहीं कर पा रहा ज्यादा, तो बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर करके जाइएगा, ये आपको आने चाहिए इनके आंसर। तो ये याद रखना, और अलॉय है जो है वो आपको आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है कि इसमें कौन सी अलॉय प्रेजेंट होती है, इसमें कौन सी अलॉय प्रेजेंट नहीं होती। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 की कहानी थी। बात करते हैं लास्ट केमिस्ट्री का, जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। आपका लास्ट चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपसे सिंपल सी बात करूंगा। इंपॉर्टेंट के लिए यहाँ पे एक तो जो आपकी इंपॉर्टेंट है बनता है वो है आपका नामकरण, ठीक है। आपके नामकरण यानी कि आपको नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, है ना। नोमेनक्लेचर यानी कि नेम कैसे लिखते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, यानी आपके हाइड्रोकार्बन्स को। सेकंड जो है आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि आपकी हो गई इलेक्ट्रॉन बिंदु और संरचना, ये हमें पता होनी चाहिए। मेनली किस किस की, जैसे एल्केन है आपका, एक तो आपने पढ़ा होगा मैथेन, मैथेन हो गया आपका, है ना। एक क्या हो गया आपका एल्केन हो गया, ये आ जाता है आपसे, मैथेन हो गया, एल्केन हो गया आपका, एथीन हो गया, सॉरी मैथेन एल्केन, देखिए मैथेन हो गया आपका, एल्केन हो गया आपका, सॉरी मैथेन हो गया आपका, और आपको क्या हो गया, एथेन हो गया आपका, और क्या हो गया आपका एथाइन हो गया, ये एथीन हो गया। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स हमारे में प्रोवाइड है वो CO2 की है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मतलब जो भी आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं बनवाई है आपको बुक में, जितनी भी हैं बुक में सारी देख के जाना, है ना। और कौन किसके कितने फॉर्मूले प्रेजेंट होते हैं। एक क्वेश्चन जो यहां से बनता है आपका, वो आपसे पूछता है बॉन्ड्स की संख्या,
बॉन्ड मतलब बंधों की संख्या, जैसे कॉन्वेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध की संख्या पूछेगा, आपको कोई भी कंपाउंड दे देगा और कंपाउंड देगा, आपको क्या पूछेगा कि बताओ कॉन्वेलेंट यानी कि सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है। तो ये आपको यहां से क्वेश्चन आपको आने चाहिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पुट होते रहते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने। और सुनिए, देखिए एक आपने क्या पढ़ोगे, फंक्शनल ग्रुप पढ़े आपने, फंक्शनल ग्रुप यानी कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह पढ़े हैं आपने। तो देखो यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, कैसे, एक तो आज जैसा आपको बोल देगा कीटोन बोलेगा, आया हुआ क्वेश्चन है कीटोन, बोल देगा फाइंड आउट द राइट सिंबल ऑफ कीटोन, तो कीटोन ग्रुप का आपसे क्या पूछ सकता है, कीटोन का क्या पूछ लेगा आपसे, सही क्या पूछ लेगा, सिंबल पूछ लेगा, यानी कि आपको प्रतीक पूछ लेगा, बताओ उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। एक मान लो आपको कोई भी नेम दे देगा, जैसे आपको नेम दे दिया ब्यूटेनोन, मतलब क्या होगा, आपको नेम दे दिया बताओ ब्यूटेनोन, और जैसे ही आपको ब्यूटेनोन दे दिया बताओ क्या कह देगा कि ब्यूटेनोन में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप का नेम बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आप अच्छे से करके जाना। एक आप क्या पढ़ के जाना और सुनते जाना, है ना। एक आपको पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो एक तो आपके हाइड्रोकार्बन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं, और रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं, एक तो वो देखना अच्छे ढंग से कि एक तो आपको कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं आपको अच्छे से प्रोवाइड करवाई गई हैं। देखो मैं बताता हूं आपको, एक तो आपको दी गई है रासायनिक अभिक्रियाओं में एडिशन रिएक्शन, एक तो है आपको एडिशन रिएक्शन मतलब आपकी संकलन अभिक्रिया, याद होगी आपको, ठीक है ना। एक होती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी आपको कौन सी दे रखी है, ऑक्सीकरण, चैप्टर नंबर 4 में इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। और एक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब होगी आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपसे यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। वैसे 4 है, ये 3 तो इंपॉर्टेंट है ही। और आपने क्या स्टडी किया हुआ है, एथेनॉल, आपने स्टडी किया हुआ है एथेनॉल, और आपने क्या स्टडी किया हुआ है, एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल और जो आपका एथेनोइक एसिड है, इस एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की जो केमिकल रिएक्शंस है वो आपको आना चाहिए। एथेनॉल की 2 होती हैं और एथेनॉल की कितनी होती है, 3 आपको आनी चाहिए। कुछ भी आपसे उनसी से क्वेश्चन, जैसे आपने पढ़ी थी एस्टरिफिकेशन यानी एस्टरीकरण अभिक्रिया पढ़ी हुई आपने, उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो आपसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एस्टरिफिकेशन, यानी कि आपको जो एस्टरीकरण रिएक्शन है उसमें ये वाला जो कंपाउंड आया था, ये वाला ऑप्शन में आया था कि जब एथेनॉल की रिएक्शन आप किससे करवाते हो, एथेनोइक एसिड से, तो कौन सा कंपाउंड बनता, तो ये कंपाउंड आया हुआ है, ऑप्शन में आया था, आपको वहां से फाइंड आउट करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाना, रटनी नहीं है, अच्छे से समझ के पढ़ के जाना। और एक आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं सोप, सोप मतलब क्या हो गया आपका साबुन, और एक आपको बन गया डिटर्जेंट, मतलब क्या बन गया आपका अपमार्जक, अपमार्जक, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। एक आपने पढ़ा होगा मीसेल स्ट्रक्चर, मीसेल स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ी होगी कि मीसेल की तो स्ट्रक्चर तो आपको आनी चाहिए, कैसी स्ट्रक्चर होती है। एक आपको ये भी आना चाहिए कि मीसेल बनता कैसे है, मीसेल का फॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है, मतलब डेफिनेशन इसको तुम बोल लो, पूछेगा मीसेल क्या है, तो मीसेल की आपको डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, मीसेल की डेफिनेशन क्या है ना। और एक आपको उससे जो वॉशिंग के अपन क्या करते हैं, उसको आपका जो कोई भी क्लॉथ है उसको हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, तो क्लीन की प्रोसेस भी हमें पता होना चाहिए। मतलब इससे कोई मिला के इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पे आते हैं, आपको लिखवाए गए हैं, वो सारे आप पढ़ के जाइएगा। तो ये आपकी केमिस्ट्री की कहानी है, इतना पढ़ जाना, इससे आपका मैं लगभग आप 90+ नंबर तो ले ही आएंगे। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, पूरा पढ़ने का तो कोई विकल्प नहीं है, पूरा मतलब जो नोट्स लिखवाए गए हैं आपको द्वारा और आपके सरों के द्वारा, और आपको जो बुक्स में जो क्वेश्चन है वो यदि आप सारे देख जाओगे तो उसका तो कोई विकल्प नहीं है। फिर भी कुछ यदि आप ये टॉपिक भी पढ़ के जाते हो तो 90+ क्वेश्चन भी आप यहां से अच्छे से ढंग से आप पाओगे कि 90+ मार्क्स तो आप यहां से ले ही आओगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।